बीजेपी ने जब अभी चुनाव, पिछला विधानसभा चुनाव में समीक्षा जब करी तो ये बात आई, दो चीज़ें, तमिल संगमम की बात करते रहे वो लगातार, उससे इतना इम्पैक्ट नहीं आया। जबकि आप देखिए कि अब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का खुद की कर्मस्थल, उनका लोकसभा से लेकर तमिलनाडु तक मैसेज देने की कोशिश की। दूसरा आप देखिए, राम मंदिर जब अपने उस राम जी की जो मूर्ति बनी, वो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है साउथ को लेकर, या नॉर्थ के लोग गुस्सा हुए कि हमारे रामलला तो गोरे होते हैं। बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन उससे बड़ा प्रयास उनका ये था कि या तो हिंदू एकजुट हो जाए। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यही है, अल्टीमेटली लैंडस्लाइड विक्ट्री तब होती है जब हिंदू एकजुट हो जाता है। लेकिन तमिल में उन्होंने सोचा कि हमें क्रिश्चियंस और हिंदू अगर एक साथ हुए तब आएगी बात। केरला में भी यही है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया दोनों जगह। जबकि वक्फ बोर्ड के दौरान इतनी ज़मीनें वापस लौटी हैं क्रिश्चियंस के पास, तो केरला में भी, जबकि केरला में 3 सीटें आई हैं, 11% वोट आया है, तो कुछ तो बदलाव केरला में दिखा, लेकिन तमिलनाडु में नहीं दिखा। सर ये दीवार कैसे टूटेगी सर? मैं अगली बार आऊंगी आपके पास, मुझे कांग्रेस की स्थिति पे बात करनी है, लेकिन ये कैसे? सर ने कह रहे थे, हम उस बात में पहले आएंगे कि अभी देश की राजनीति दो पार्टियों के बीच चल रही है, दो आइडियोलॉजी के बीच चल रही है। एक है बीजेपी, दूसरा है कांग्रेस। बाकी पार्टियां जो जुट जाती है स्टेट लेवल पे, क्षेत्रीय लेवल पे, यहाँ सर साउथ के लिए भी आप यही कहेंगे? क्षेत्रीय लेवल की हम कह रहे हैं कि सेंट्रल की पॉलिसी वहां यूज किया गया है। राहुल ने अपनी पॉलिसी को यूज किया, वहां पूरी कांग्रेस की पॉलिसी वहां यूज हुआ है। कांग्रेस का संविधान, राहुल संविधान लेके चलता है। सर खुद ही लड़ लेते ढंग से फिर है? जो पॉलिसी यूज करवा रहे हैं विजय को, खुद ही लड़ लेते फिर, ऐसे खुद कैसे लड़ लेते? उसका आधार ही नहीं था वहां, उसका आधार हो तब ना। हमारा आधार मान लीजिए सर, आधार तो बीजेपी का भी नहीं था पश्चिम बंगाल में, आधार तो बनाया जाता है, लेकिन साउथ में आज के डेट में सबसे ज्यादा आधार अगर है तो कांग्रेस पार्टी की। केरला में देखिए क्या हुआ, क्यों नहीं बीजेपी बहुत दिनों से लड़ रही है, बीजेपी के बड़े नेता वहां लड़ रहे हैं। केरला में बीजेपी कांग्रेस को बैठे बिठाए जीत मिली है। ये बात है कि केसी वेणुगोपाल ने मेहनत की होगी। आज के डेट में जो देश की राजनीति दो दिशाओं में चल रही है, एक बीजेपी के आधार पर चल रही है हिंदुत्व के आधार पर, एक नॉन हिंदुत्व के आधार पर चल रही है। वहां जो जीत हुआ है तमिलनाडु में या केरला में, हिंदुत्व के आधार पर नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हम सब धर्म को मानते हैं, उनकी मां हिंदू है, पिता क्रिश्चियन है, लेकिन वो मॉर्निंग में मंदिर जाता है, उसके बाद मस्जिद जाता है और कीर्तन जाता है। तो वो धर्म को आधार नहीं बनाया, जाति को आधार नहीं बनाया, कहीं नहीं है। वो सोशल जस्टिस की बात करता है, अंबेडकरवादी की बात करता है, कहीं भी धर्म और जाति के आधार पर वो नहीं जीता है। पूरे हिंदुस्तान का जो बीजेपी का चुनाव होता है धर्म और जाति के आधार पर वो टिकट देता है। वहां कोई चीजें नहीं चली। हमने कह दिया कि वहां टिकट नहीं मिला, इसलिए मैंने ब्राह्मणवाद की बात किया, लेकिन वो ऐसी बात नहीं, किसी पार्टी ने ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वहां भी तो हिंदू है, वहां 90% हिंदू है, आपको पता होना चाहिए, 90% हिंदू है। इसीलिए मैं कह रही हूँ बीजेपी को चाहेगी अगर वो अपना समय, दिमाग, ऑर्गेनाइजेशन को अगर लगा दिया तो पलट देंगे चुनाव। अब देश में यूपी में भी देख लीजिए, आने वाले चुनाव यूपी में है, यूपी में भी यही कंडीशन शुरू हो रहा है कि वहां दो तरह की राजनीति चल रही है, यही एक हिंदुत्व की, नॉन हिंदुत्व की, यही राजनीति वहां चली गई है। और हमें जहां तक लगता है कि देश का जो झुकाव हो रहा है वो हिंदुत्व से हट के दूसरी तरफ जा रहा है। सर अभी तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगी, अभी बंगाल की इतनी बड़ी जीत के बाद सर कांग्रेस, नरेंद्र मोदी जैसे ही पश्चिम बंगाल के नतीजे आए उसके बाद उन्होंने साउथ चले गए 2029 की तैयारी, हिमाचल की बात की, तेलंगाना में उनको ऑफर भी दिया और ये भी कहा कि कैसे तेलंगाना आगे बढ़ेगा। कांग्रेस क्या कर रही है सर? वो तो यही नहीं तय कर पा रही कि केरला में कौन सीएम बने। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कांग्रेस को तमिलनाडु में कहाँ देखते हैं, आप कांग्रेस को ओवरऑल कहाँ देख रहे हैं सर? मतलब नरेंद्र मोदी का ये कहना कि सबको ठग लेते हैं, एक जो उन्होंने नारा दिया है कि सबको ठगा है, किसी को नहीं छोड़ा है कांग्रेस ने। देखिए, सरकार बनाने में केरल में देरी हो रही है ऐसा नहीं है, 13 दिन हरियाणा में जीतने के बाद में नहीं बना पाए, है ना। राजस्थान में भी वैसे ही 13-14 दिन लगा था, तो उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, वो तो पर्ची निकाल के भी सीएम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये है, समय लगता है। तो ऐसा नहीं कि केरल में देरी हुई और मुख्यमंत्री तय नहीं का। अच्छा है, 3 आदमी उम्मीद दावेदार है, अब कोई तो बनेगा, कोई भी तो बनेगी, तो वो प्रमुख बात नहीं है। हमने जो बात थोड़ी देर पहले कही थी उसको थोड़ा अब एक फ्रेम में डालते हैं आपके सवाल के साथ, कि
जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का ऑपोजिशन कौन रहा अभी चुनाव से पहले तक? तो हर चुनाव में, पिछले 3-4 चुनाव में बीजेपी ऑपोजिशन थी, भले उसके पास 2 सीटें रहे, 3 सीटें रहे। अपोजिशन में न लेफ्ट थी न कांग्रेस थी, क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स के नाम पर वो ममता बनर्जी के ही साथ थी। तो जो अपोजिशन में ही नहीं रहेगा वो सत्ता में कैसे जाएगा? कांग्रेस ने इसलिए बंगाल में सत्ता में जाने की परिस्थिति भी नहीं बनी, या न वो कभी तैयार रही। एक बात बोलिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर अब वाकई ऐसा ऑपोजिशन में दिल्ली में थी, क्या कर लिया? ऑपोजिशन में कितने राज्यों में थी, क्या कर लिया? मध्य प्रदेश में पूरा बेस खराब कर यहाँ दिया। रुकिए, दिल्ली में ऑपोजिशन में कांग्रेस नहीं थी, इसलिए मैंने कहा। राजस्थान मध्य प्रदेश में तो थी। सुन लीजिए ना, कांग्रेस तो राजस्थान में सत्ता में भी आई, और दिल्ली में आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने मिलकर के आंदोलन चलाया, अन्ना आंदोलन, है ना। एक ने देश की सरकार ली, एक ने दिल्ली की सरकार ली। लेकिन जब 28 सीटें आई अरविंद केजरीवाल को, तो कांग्रेस को तो ऑपोजिशन में रहना चाहिए था ना। कांग्रेस ने सरकार बना दी आम आदमी पार्टी के साथ। तो ये तो प्रॉब्लम कांग्रेस की है ना सर। तो कह रहा हूँ गलती है ना, वो गलती की। गुजरात में तो अपोजिशन क्या कर लिया? दिल्ली में आम आदमी पार्टी का अपोजिशन भले 67 में 3 सीट हो, 1 सीट हो, जो भी रहा, 5 सीट हो, वो बीजेपी ही थी। इसीलिए आम आदमी पार्टी को रिप्लेस बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने नहीं किया। इसी तरीके से केरल में अपोजिशन कांग्रेस रही है, कोई दूसरी पार्टी नहीं है, इसीलिए कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी को रिप्लेस किया। तमिलनाडु में कांग्रेस सत्ता के साथ थी, डीएमके के साथ में, अभी वो हारी है, कांग्रेस जीती नहीं है, हारी है, लेकिन उसने अपना एलाई आइडियोलॉजिकली शिफ्ट किया है। ये एक नई घटना हुई है जिसको नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। मानते हैं गलत मानते हैं? ये जो ये क्वेश्चन कठिन है, आसान क्वेश्चन नहीं है। इसको ये डीएमके के साथ, चूंकि डीएमके भी हमेशा से पाला बदलती वाली पार्टी रही है, कांग्रेस के साथ में कभी एआई माने डीएमके कभी बीजेपी के भी साथ गई है और अपने भी साथ रही। 2014 तो वो उसको एकदम 100% एलाई मान करके, परमानेंट मान के नहीं चल सकती थी। और कांग्रेस ने ये देखा कि यहाँ पर एक ऐसा विकल्प आ रहा है जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनने के लिए हमसे बड़ा आइडियोलॉजिकली जीत लेके आया है, यानी हम फेल हुए और कोई और पास हुआ है। तो यहाँ पर ये जरूरी है कि हम जो सेंट्रल पॉलिटिक्स हमारी नॉन बीजेपी की है, उस सरकार को मदद की जाए। चलिए, तो इसको नरेंद्र मोदी, देखो मैं दिमाग से उतर जाएगी, आप ही से रिलेटेड है कि नारी आरक्षण पे जो मोदी ने कार्ड खेला, हमें जहां तक लगता है, इस पर अभी आप मीडिया वाले प्रभाव डालेंगे कि नारी आरक्षण पे इन लोग कार्ड खेला और साउथ को मैंने डिस्टर्ब किया परिसीमन के मुद्दा पे ले जाके। उसमें साउथ की सीट घट रही थी, याद रखिएगा। नहीं घट रही, नहीं घट रही है। आप बयान दिया था, बयान घट रही है। ठीक है, आप बात पूछे, मैं वो यूपी और बिहार इस क्षेत्र, हिंदी भाषा क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है, ऐसा नहीं है सर। फल में सरकार बनाना चाह रहा था। सर, प्रभाव भी पड़ सकता है। दर्शकों को हम नहीं भ्रमित करें, मैंने इस पर बाकायदा पार्लियामेंट कवर करती हूँ सर। नहीं घट रही थी, 50% सबकी बढ़ रही थी सर। लेकिन साउथ में आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं, मैं आपको सबकी 50% बढ़ाऊंगी, जिसके पास है उतनी बढ़ेगी सर। रेशियो नहीं घट रहा था। हमारा कहना है कि वुमेन आरक्षण पर उसने जो कार्ड खेलना चाह रहा था परिसीमन का, वो भी नेगेटिव गया है साउथ में। साउथ नहीं सर, आपको अगर लगेगा ना पश्चिम बंगाल में भी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। महिलाओं ने वोट किया, मुद्दे अलग थे, हिंदू एकजुट हुआ, हिंदू पुरुष एकजुट हुए, ना पश्चिम बंगाल में इसका नैरेटिव लगा, ना ही साउथ में लगा। तो तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। साउथ में जो प्रभाव जा रहा है अभी सेंटर की पॉलिसी का, वो हर जगह पर नेगेटिव जा रहा है। परिसीमन में भी उसका सीट नहीं पड़ रहा। ये संभव हो सकता है, जो भी उनको बताया। तमिलनाडु में हिंदू एकजुट हुआ कि नहीं, बताइए सर। नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? हुआ होता तो वोट सबसे ज्यादा हिंदू वोट 90% हुआ हिंदू है। इसलिए क्योंकि आइडियोलॉजी एक्सेप्ट नहीं हो रही है हिंदू की। ये कहने की जबरदस्ती की बात कि बंगाल में हिंदू ने, अरे 2 करोड़ 90 लाख बीजेपी को मिला, 2 करोड़ 30 लाख तृणमूल कांग्रेस को मिला। भाई हिंदू वोट 90 लाख 2 करोड़ 90 लाख को वोट काट दिया गया। 90 लाख को वोट काट दिया गया। नैरेटिव बनाने की कोशिश है इन्होंने बनाया कि तमिलनाडु में सनातन हार गए, जो सनातन को गाली दे रहे थे वो हार गए। अरे नॉन सनातन गवर्नमेंट आई है, समझिए ना, नॉन सनातन गवर्नमेंट आई है। अरे नैरेटिव बनाने की कोशिश, सर ये नैरेटिव नहीं है। आप मैं वहां
पर रही हूँ 25 दिन। आप प्रभावित है नैरेटिव से। सर नहीं, ये सुन तो नैरेटिव आप नहीं है। नैरेटिव से प्रभावित है, मानिए सर, या सर, मेरी मुझे कहने प्रेम दीजिए कुमार बस। सर, जब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ऑपोजिशन में थी वहां, सर कैसी बात है सर? ये कांग्रेस तो इस बात पे खुश है, नॉर्मली लोग इस बात पे खुश होते हैं कि हम सत्ता में आएंगे, कांग्रेस इस बात पे खुश होती है कि हम एक दिन ऑपोजिशन में आएंगे। पश्चिम बंगाल में इस बात पे कांग्रेस खुश थी, मेरे से बोला गया कांग्रेस के बड़े लीडर्स ने, चलो अच्छा है बीजेपी आ गई, अब हम अगली बार ऑपोजिशन में तो जरूर आएंगे। तो ये, और जहां तक नैरेटिव की बात है, मैं दर्शकों को भ्रमित इसलिए नहीं करना चाहती, वहां का हिंदू पुरुष एकजुट हुआ है बंगाल में। अगर महिला एकजुट नहीं हुई, पर महिलाओं ने एकजुट ममता दीदी को भी वोट नहीं किया है, ये समझने की जरूरत है सर। वहां पे हिंदू लहर आई है सर, हिंदू लहर और सर नॉन बंगाली एकजुट हुआ है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बस इतनी सी है, अब जो हम करने जा रहे हैं, मेरा बंगाल में टाइम, अगर ममता हारी है तो राहुल मजबूत हुआ है सेंट्रल में। अगर इंडिया के गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी तो कांग्रेस आएगी। पहले इंडिया ममता रहा तो आएगी ना सर, कहाँ है इंडिया का इंडी गठबंधन? अरे अब ममता जी को आने तो दीजिए दिल्ली, फिर देखेंगे कांग्रेस कहाँ जाती है। वो भी बात नहीं है, पर बहरहाल दो एक इंपॉर्टेंट बात में एक मुझे 10-10 15-15 सेकंड ये समझना है सर। सवाल है